नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हम अब एशिया में भी देख रहे हैं। ताइवान ने पहली बार ओपनली इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों देशों को कह दिया है वी वांट टू बी ए मेंबर ऑफ क्वाड। जो यूक्रेन में हुआ है ये देखकर हम बहुत हद तक कंसर्न्ड है। एक्चुअली इट इज़ रियली शॉकिंग। आप सोच कर देखिए, यूएस लगातार बोलता रहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को पूरा हक है नेटो ज्वाइन करने का। और जब यूक्रेन पे अटैक होना स्टार्ट हुआ, यूएस पहला कंट्री था जिसने ये कहा कि ओके वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, हम रशिया से लड़ने नहीं वाले यूक्रेन के खातिर। ना ताइवान को यहाँ पर डर ये है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ है इनके साथ भी हो सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, रशिया ने एक प्रॉपर टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया है चाइना को कि कैसे आपको झेलना है सैंक्शन से, किस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होगी, वीटो पावर का कैसे यूज करना है। शी जिनपिंग को लिटरली एक ब्लूप्रिंट दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। और इसलिए पहली बार हम देख रहे हैं कि ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ओपनली कहा है कि वी वांट टू ज्वाइन क्वाड। अब क्वाड के ऊपर है कि क्या जेन्युइनली ये ताइवान को बचाना चाहते हैं या फिर ये लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि बस टाइम यहाँ पर करता रहे। इवेंचुअली चाइना अपने आप ताइवान को अटैक करके चाइना का पार्ट बना देगा एंड दैट विल बी इट। और ये डिमांड देखिए ताइवान ने करी भी एक ऐसे टाइम में है जब क्वाड कंट्रीज एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही थी इंडो पैसिफिक के इशू को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल है क्वाड लीडर्स वर्चुअल मीट ऑन इंडो पैसिफिक। अब इस मीटिंग में इंटरेस्टिंगली पहली बार कोशिश करी गई अमेरिका द्वारा कि सिर्फ यूक्रेन पर बात होगी। यूएसए ने पूरा दम लगा दिया यहाँ पर कि ये जो क्वाड मीटिंग है, हालांकि क्वाड बनाया गया था इंडो पैसिफिक के लिए, हर जगह आप देखोगे क्वाड में इंडो पैसिफिक लिखा होता है। क्वाड का वैसे आप अगर देखो कोई रिलेशन नहीं था यूरोप से, मगर यूएसए के दबाव में, एक बार को मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया और जापान के इन्फ्लुएंस में भी यहाँ पर यूक्रेन का इशू डिस्कस किया गया। इस तरीके से वर्चुअल मीटिंग हुई। मगर मुझे यहाँ पे एक बहुत ही फनी चीज़ नोटिस करने को मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मीटिंग हो गई, उसके बाद हर वर्ल्ड लीडर ने ट्वीट करी मीटिंग के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंट बाइडेन की ट्वीट है इनके ऑफिशियल अकाउंट से। ये कह रहे हैं कि देखिए अभी मेरी क्वाड लीडर से मीटिंग हुई है, पीएम मोदी से बात करी मैंने, जापान के पीएम से बात करी, स्कॉट मॉरिसन से बात करी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रशिया का जो ऑनगोइंग अटैक है यूक्रेन पर, यह डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जापान के पीएम की ट्वीट है, इन्होंने भी ये कहा कि जो रशियन अग्रेशन है अगेंस्ट यूक्रेन, ये हमने डिस्कस किया। अब फिर आई मोदी जी की बारी। मोदी जी ने यूक्रेन का जो पूरा यहाँ पर मेंशन है गायब कर दिया, सिर्फ ये ट्वीट करी कि हमने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअल क्वाड लीडर्स की मीटिंग में और हमने यहाँ पर फोकस किया इंडो पैसिफिक पे। इंडिया ने पूरी मीटिंग में एक, मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर रेजिस्ट किया है जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से। ये सारी कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया एक बार को क्वाड मीटिंग में रशिया के अगेंस्ट बात करे, रशियन अग्रेशन ये जो शब्द है इनको यूज कर ले। मगर आप देखोगे मीटिंग से पहले, मीटिंग के बीच में, मीटिंग के बाद भी इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं बोला। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ठीक है यूएसए ने कहा होगा मेंशन कर दो रशिया का इशू, हमने नहीं मेंशन किया, इस पे प्रेशर कौन सा हो गया, कौन सा प्रेशर हमको इसके बाहर और झेलना पड़ा होगा। देखिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। यूएस मीडिया ने ये बात लगातार बोलनी स्टार्ट कर दी थी कि कार्सा एक्ट के अंडर अब तो जो बाइडेन को निर्णय लेना होगा, इंडिया पर हो सकता है कि सैंक्शंस लगा देंगे, बस सैंक्शंस आ रहे हैं, सैंक्शंस लग जाएंगे। यूएस मीडिया बार बार ये बात बोलता गया। पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात इको करी गई, वो भी चाहते थे कि एक बार को यूएस इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएं। पाकिस्तान का ड्रीम होगा ये। कई वेरीफाइड जो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स हैं उन्होंने फेक न्यूज़ भी फैलाई कि व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया पे सैंक्शंस लगेंगे, मगर इन दी एंड इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे। हाँ, प्रेशर खूब बनाने की कोशिश करी गई। और यूएस ने तो एक ट्रिक यहाँ पर ये भी चली, वॉशिंगटन की तरफ से इन्होंने एक केबल रिलीज कर दी। केबल होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दुनिया भर में इनके राजदूत हैं, तो इनके राजदूतों को बोलना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन इनको मिलती है यूएस केबल से। तो एक केबल यूएसए ने वॉशिंगटन डीसी से रिलीज कर दी थी, जहां पर यह कहा गया कि इंडिया और यूएई सिंस रशिया के अगेंस्ट नहीं वोट कर रहे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन कर रहे हैं, इस बात को लेकर यूएस डिक्लेयर कर देगा कि ये दोनों देश रशियन कैंप में बिलोंग करते हैं। इंडिया ने इस केबल को लेकर आपत्ति जताई कि तुम अगर ये बोलने वाले हो तो इससे रिलेशन काफ़ी खराब हो जाएंगे। इमीडिएटली जो ये केबल है ये रिकॉल कर दी गई। यूएसए ने जो ये केबल है कैंसिल कर दी और कोई स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से नहीं आई। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पूरी यूएस गवर्नमेंट में आज के समय सिर्फ यही थॉट है कि जो हमारे साथ है उसको ही हम सपोर्ट करेंगे, जो हमारी बात नहीं सुन रहा वो हमारे अगेंस्ट है। इंडिया के केस को लेकर यूएस में पहली बार एक नया थॉट स्टार्ट हो रहा है। इनके डिप्लोमेट्स आपस में बात कर रहे हैं
कि देखिए इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, ठीक है? ये जापान की तरह ऐसा नहीं है कि जो हम कहेंगे वो करना स्टार्ट कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस रखता है। हमको यहाँ पे समझना होगा कि जिस तरीके से हम लोग भी आज के समय ओपनली नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं या फिर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते, तो उसी तरीके से इंडिया के लिए भी रशिया काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपने सुना होगा यूएसए ने यह कह दिया था कि पाकिस्तान को अभी भी हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानते हैं, तो अगर वो मानते हैं तो हमारी भी यहाँ पर मजबूरी है। यूएसए में आज के समय जेन्युइनली ये थॉट खड़ा हो रहा है कि देखिए इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक है, जियोपॉलिटिकल हेडेक है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस। जब तक इस इशू को लेकर यूएस कोई बड़ी हेल्प नहीं करता इंडिया की, इंडिया से ज्यादा कुछ ये लोग एक्सपेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया जियोपॉलिटिकली काफी प्रेशर फेस कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से एक तरफ चाइना से। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रिसेंटली यूएसए में इस इशू को लेकर बातचीत भी हुई है। As an American diplomat who spent many years in India, I would say that that is a relationship of the Cold War. Just as our very deep relationship and alliance with Pakistan was so critical during the Cold War years, and yet as we emerged from the Cold War 30 years ago, a new India emerged, a new Pakistan emerged, a new Russia has been created. Yes, it's true that much of India's land-based forces, some of its navy, a few of its aircraft are either of Soviet origin or now of Russian origin. But I would argue of the major defense systems acquired over the past decade, the majority of the major defense systems have been American, European, Israeli. They've come from a diversity of countries. So let me pick up on that Please. thread. I asked the original question out of what H.R. McMaster calls strategic empathy, trying to understand your allies, your adversaries, and everyone in between, as opposed to what we occasionally engage in, which is strategic narcissism. तो इस डिस्कशन में आपने देखा कि अमेरिकन डिप्लोमेट, इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यही आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का केस बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक एम्पैथी दिखानी होगी, मतलब कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनके पुराने रिलेशंस हैं, वो बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। ये बात समझ के ही आपको आगे बढ़ना होगा। यूएसए यूजुअली ज़्यादातर जो स्ट्रेटेजिक नार्सिसिज्म दिखाता है, मतलब कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ मेरे इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी जो भी कंसर्न है दैट इज नथिंग, सिर्फ मेरे इंटरेस्ट आगे बढ़ेंगे। ये जो पॉलिसी है यूएस को छोड़नी होगी, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक एम्पैथी दिखानी होगी, तब ये रिलेशनशिप प्रॉपर्ली काम करेगा। तो जो ये क्वाड मीटिंग हुई है, यहाँ पे मैं कहूँगा यूएसए ने खक हार के इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक एम्पैथी ही दिखाई है कि ठीक है, आप चलिए एक बार को रशिया की आलोचना ना करिए, बाकी जो हम यहाँ पर देश हैं हम एक बार को कह देंगे कि रशिया का अग्रेशन है अगेंस्ट यूक्रेन, मगर जो यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आएगी अंत में, वहां पर हम रशिया की आलोचना नहीं करने वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया की भी अप्रूवल चाहिए होती है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे फिर स्क्वाड में डिस्कस क्या किया गया। जब यूक्रेन यहाँ पर डिस्कशन का मेन मुद्दा था, तो यहाँ पर मेन डिस्कशन फिर इवेंचुअली हुआ किस पर, जब रशिया की आलोचना नहीं हुई। देखिए इंडिया ने पूरा डिस्कशन यहाँ पे मोड़ दिया, इंडिया ने यहाँ पर फोकस करवाया इस इशू पर के देखिए रशिया की आलोचना यहाँ पर नहीं होगी, मगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो यूक्रेन में हुआ है वो हम इंडो पैसिफिक में नहीं होने देंगे। क्वाड लीडर्स एग्री दैट यूक्रेन एक्सपीरियंस शुड नॉट बी अलाउड इन इंडो पैसिफिक। ये इंडिया का यहाँ पर मेन मकसद था कि रशिया की निंदा करने के बजाय हम लोग आने वाला जो अगला डेंजर है कि चाइना का जो इम्पेंडिंग अटैक होगा ऑन ताइवान, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रंप समेत वेरियस और जो मैं कहूँगा पुराने यूएसए के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इनके हेड ऑफ स्टेट रह चुके हैं, सब ने हिंट दे दिए अपनी तरफ से। ट्रंप ने तो ओपनली कह दिया है कि बिल्कुल शी जिनपिंग अटैक करेंगे ताइवान पर। शी जिनपिंग इन्होंने ओपनली कहा है, एक हाई इंटेलिजेंस वाले इंसान है, इनको पता है बाइडन एक वीक प्रेसिडेंट है, शायद अमेरिकन हिस्ट्री में वीकेस्ट प्रेसिडेंट है। रिसेंटली हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इन्होंने बिल्कुल अमेरिकन को वहां पे छोड़ दिया। यूक्रेन में भी आप देख लो, बाइडन ने ओपनली कह दिया कि अमेरिकन खुद वापस आ जाए, हम उनको बचाने के लिए नहीं आने वाले। तो जो बाइडन की जो पॉलिसीज रही है, ये देखकर शी जिनपिंग जेन्युइनली काफी मैं कहूँगा एनकरेज फील कर रहे हैं। वो एक बार को हो सकता है कि ताइवान पे अटैक कर दे। तो इसी बात पर फोकस किया गया है क्वाड लीडर्स की इस मीटिंग में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अभी जो जापान में समिट होगा क्वाड लीडर्स का, क्वाड लीडर जब जापान पहुंचेंगे वहां पे क्या क्वाड प्लस की बात की जाएगी। क्योंकि ताइवान ने तो यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि हम आप चारों कंट्रीज का भरोसा करते नहीं है, आप लोग अभी बस वर्बल सपोर्ट दे रहे हो, कल को चाइना ने अटैक कर दिया
कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कंट्रीज अपने हाथ उठा लें, कहें कि हम चाइना से लड़ने नहीं वाले। तो अब देखिए समय आ चुका है क्वाड प्लस का। क्वाड मुझे लगता नहीं है कि उसका विस्तार हो पाएगा, क्योंकि फंडामेंटली 4 कंट्रीज तो यहाँ पर चाहिए जो मेन डिसीजन मेकर्स हो। क्वाड प्लस हम बना सकते हैं जिस तरीके से ओपेक प्लस होता है, आसियान प्लस है, क्वाड प्लस हम बना सकते हैं जिसमें ताइवान समेत कुछ और कंट्रीज को हम इंक्लूड कर दे। और इससे देखिए ताइवान भी फील करेगा, काफ़ी हद तक वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि वो भी आज के समय इंडो पैसिफिक की डिस्कशन में प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं। और भारत के लिए तो देखिए ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द फ्यूचर जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बननी है ये ताइवान की कंपनीज के साथ ही डेवलप होगी। आप इमेजिन करिए कल को अगर मान लो चाइना कब्जा लेता है ताइवान को, तो हम किसके साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। उस वक्त तो ऑब्वियसली चाइना अलाउ नहीं करेगा इन कंपनीज को इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए। तो नीड देखिए आज के समय ये है कि हम क्वाड प्लस पर फोकस करें। ताइवान की जो यहाँ पर डिमांड है बहुत ही जेन्युइन है। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्वाड कंट्रीज क्या इन डिमांड्स पर फोकस करेगी या फिर इनको इग्नोर करेगी। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका कोई सही आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर क्वाड प्लस बनता है तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज को आप ऐड होता हुआ देखना चाहेंगे? ताइवान, फ्रांस, न्यूजीलैंड, या फिर ऑप्शन बी ताइवान, फ्रांस, वियतनाम, फिलीपींस, ऑप्शन सी ताइवान एंड फिलीपींस, या फिर ऑप्शन डी ताइवान, फ्रांस एंड साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर ऑब्वियसली मैं देने नहीं वाला, ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में, कौन सी कंट्रीज आप मानते हैं कि काफ़ी सूटेड होंगी फॉर क्वाड प्लस, कैसे क्वाड को ये एनरिच कर सकती है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली चाहते हो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर मान लो आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2024-25 के आसपास एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 या फिर 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.